हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है आप सभी का हमारे आज के हिस्ट्री सेशन में। तो हिस्ट्री में आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं गवर्नर जनरल और वाइसराइज। तो हम लॉर्ड लिटन तक पहुंच गए थे और आज हम जिसको डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाइसराय माना जाता है और उसके बारे में ये कहा जाता है कि ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट लिबरल, वन ऑफ द मोस्ट काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक वाइसराय ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उनका नाम है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन के बारे में इनको काफ़ी बहुत ज़्यादा लिबरल माना जाता है, बहुत ज़्यादा उदार माना जाता है कि भाई ये सही मायने में भारतीयों का भला चाहते थे। ठीक, बट हो भी सकता है ये प्रोपेगेंडा हो कि ये हिस्ट्री को जो है ब्रिटिशर्स ने अपने हिसाब से लिखा, बाद में हमने उसी को फॉलो किया। तो नो बडी नोज, बट हमें अल्टीमेट गोल उनका नहीं भूलना चाहिए। उनका अंग्रेज़ों का यहाँ आने का अल्टीमेट गोल यही था कि भारत का ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया जाए। और उन्होंने जो भी वाइसराय यहाँ पे भेजे हैं, बट ओबियस सी बात है, अगर किसी कंट्री को एक एक्सप्लॉयटेशन के लिए अगर ऑक्यूपाई किया गया है, कॉलोनाइज किया गया है, तो उसके जो वाइसराय भेजे जाएंगे उनको भी जो है उस कॉलोनाइजेशन को बरकरार रखने के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, बट इनके बारे में कहा जाता है, इनको फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल, सबने नाम सुना होगा इनका। बचपन में इनके बारे में इंग्लिश की जो एक बुक आती थी उसमें एक शॉर्ट स्टोरी भी थी इनके बारे में, है ना। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में जो सारी नर्सेज हैं, ठीक है, उनका आइडियल माना जाता है। हॉस्पिटल में काम करने वाली नर्सेज हैं, उनका आइडियल माना जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इन्हें कहा था भारत का उद्धारक। ठीक है, तो एसएससी में जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई भारत का उद्धारक किसे कहा जाता है, किस वायसराय को भारत का उद्धारक कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ठीक है जी, लॉर्ड रिपन के ने सबसे पहले आते क्या किया था कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो लॉर्ड लिटन ने बनाया था, याद है, रिमेंबर पिछले सेशन में क्या बताया था। लॉर्ड लिटन ने आते ही क्या करा, पूरी जो प्रेस थी उस पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसको बोला गया वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। यानी कि प्रतिबंध नहीं लगाया, बट एक तरह का प्रतिबंध ही था। सबको बोल दिया कि भाई जो अब जितनी भी पत्रिकाएं या अखबार छपेंगे वो सारे इंग्लिश में छपेंगे। ठीक है, अदरवाइज उनको बंद कर दिया जाएगा। तो आपको बताया था मैंने एबीपी, जो आजकल एबीपी न्यूज़ है, ठीक है, पहले एक मैगजीन हुआ करती थी, एक पेपर हुआ करता था, इसका नाम था अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, याद रख लीजिए। आज के बाद जब भी कभी एबीपी न्यूज़ को देखें तो इसे ज़रूर याद करें। ठीक है, एबीपी मतलब अमृत, बी फॉर बाजार और सी फॉर पत्रिका, एबीपी न्यूज़ की फुल फॉर्म है ये। ठीक है, तो ये उस समय हिंदी में छपती थी। ठीक है, तो ये रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के डर से कि बंद करना पड़ जाएगा, तो हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट हो गई। तो जो लॉर्ड लिटन वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लेके आया था, लॉर्ड रिपन ने आते ही उसको सबसे पहला काम क्या किया, ख़त्म कर दिया, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस वायसराय ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को ख़त्म किया, तो आपका आंसर होगा लॉर्ड रिपन। तीसरा, ठीक है, इल्वर्ट बिल। इनके टाइम पे एक इल्वर्ट बिल लाया गया और जिसमें ये पेशकश की गई कि भाई अब जो भारतीय हैं, इंडियन हैं, वो भी जज बन सकते हैं। ठीक है, अब भारतीय जज बन सकते हैं, अंग्रेज इस बात से कैसे खुश हो सकते थे। रिवोल्ट हो गया अंडर ही अंडर गवर्नमेंट पे इंडिया में कि भाई अब ये काला सा दिखने वाला आदमी, ये भद्दा सा दिखने वाला आदमी, ये गंदा सा दिखने वाला आदमी अब ये जज बनेगा, अब ये हमारे फैसले सुनाएगा। ठीक है, बाद में इसको वापस लेना पड़ा। ठीक है, लेकिन ये लॉर्ड रिपन की एक अच्छी पहल थी कि उन्होंने इल्वर्ट बिल को पेश किया और भारतीयों का जो है जुडिशरी में जज बनने का जो रास्ता था साफ किया सब। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट काम हुए हैं, इनको ऐसे ही बहुत ज़्यादा लिबरल नहीं बोला जाता है। ठीक है, इन्हीं के काल में 1882 में
1882 में क्या हुआ, हंटर कमीशन बनाया गया। हंटर कमीशन बनाया गया। और हंटर कमीशन किससे रिलेटेड था भाई? हंटर कमीशन रिलेटेड था आपके शिक्षा सुधारों से संबंधित। ठीक है, कि भाई भारतीयों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा दी जाए। ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल तक की शिक्षा दी जाए, है ना। शिक्षा जो है एकदम मॉडर्न क्लास की होनी चाहिए। ठीक है, और शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो अगर जो भारतीय हैं वो कहीं बाहर जाके काम करना चाहते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए राहें जो है आसान हो जाए। तो 1882 का हंटर कमीशन इनके काल में बना। ठीक है, इसके अलावा लॉर्ड रिपन को कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक। स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है इन्हें। स्थानीय स्वशासन क्या होता है? यही तुम्हारी ग्राम पंचायतें, है ना, प्रधान जी, सरपंच साहब। ठीक है, सबसे पहले इन्हीं ने शुरू किया। प्रधान और सरपंच नहीं, बट जो शहर थे, दिल्ली, नॉट दिल्ली, दैट टाइम मद्रास ना, कोलकाता था, यहाँ पे नगर निगम वगैरह की इन्होंने शुरुआत की। ठीक है, और इन्होंने पुरजोर वकालत की स्थानीय स्वशासन को लाते समय कि भाई जो स्थानीय स्वशासन है, लोकल गवर्नमेंट है, उसको पैसे के लिए, डेवलपमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, सेंट्रल अथॉरिटी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। इनको कर वसूलने का अधिकार दिया जाए ताकि ये अपना कर वसूलें और अपना डेवलपमेंटल प्रोसेस जो है खुद से स्टार्ट करके रख सके। ठीक है, तो इसलिए ये ऐसा काम पहली बार हुआ इंडिया में, है ना, कि स्थानीय स्वशासन लाया गया, तो इसलिए इनको कहा गया स्थानीय स्वशासन का जनक। ठीक है, बाद में क्या हुआ कि भाई मिस्र में लड़ाई चल रही थी। मिस्र जिसे आज हम इजिप्ट कहते हैं, इजिप्ट कहते हैं, वहाँ पे जो ब्रिटेन था वो संघर्ष कर रहा था। ये वो टाइम था जब वहाँ पे जो स्वेज कैनाल है मिस्र में वो डेवलप हो चुकी थी और उसके वर्चस्व के लिए लड़ाई चल रही थी। यानी कि अब जो स्वेज कैनाल पे कब्जा करेगा, जो इजिप्ट का कब्जा करेगा, वो सीधा भारत का एक्सेस प्राप्त करेगा। आपने देखा होगा, अगर आप मैप आपने पढ़ा हो, मैं मैपिंग कराऊंगा आपको बाद में पूरी तरह से, वो जियोग्राफी का पोर्शन है, तो आप देखोगे कि एक इसकी मदद से समझते हैं, इसको ग्राफ की मदद से समझते हैं। ये रहा एक अफ्रीका और ये रहा इंडिया। ठीक है, तो ये रहा ब्रिटेन। अब पहले ये पूरा लैंड लॉक था, ये इजिप्ट है यहाँ पे, ये इजिप्ट है यहाँ पे। ठीक है, अब ये पूरा पहले बंद था, लैंड था यहाँ पे और ये समंदर था, तो ब्रिटेन वालों को यहाँ से होके यहाँ इंडिया आते थे वो। ठीक है, अब जब यहाँ जब ब्रिटिशर्स ने, फ्रांसीसियों ने यहाँ पे खोद के एक नहर बना दी। ठीक है, अब जो रास्ता था वो यहाँ हो गया। ठीक है, कितना सस्ता, इतना घूम के आना पड़ता था, अब उन्हें बहुत कम घूम के आने की जरूरत थी। तो सुएज कैनाल पे वर्चस्व की जो थी जंग चल रही थी एक, है ना, वो जंग इजिप्ट में चल रही थी कि जो इजिप्ट पे रूल करेगा वो करेगा सुएज कैनाल पे रूल, और जो सुएज कैनाल पे रूल करेगा वो पूरे एशिया पे रूल करेगा। ठीक है, तो ब्रिटेन ने जो भारत की जो सेना थी, भारतीय सेना, है ना, ब्रिटेन की सेना थी बट भारत के लिए काम करती थी, तो भारतीय सेना को जब लड़ने के लिए कहाँ भेज दिया? इजिप्ट भेज दिया, जिसे आज हिंदी में हम मिस्र भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये गुस्सा हो गया, ठीक है, कि भाई कि इंडिया की आर्मी है, ये इंडियन कॉलोनी की आर्मी है ना, आप इसको अपने पर्सनल युद्ध में क्यों यूज कर रहे हैं? और इन्होंने फाइनली इस्तीफा दे दिया। ठीक है, तो प्रथम दृष्टया इनका जो कार्यकाल है उसको देख के लगता है कि भाई मिथ तो नहीं थे, है ना, सारे ब्रिटिशर्स तो बुरे आदमी नहीं थे ना, कुछ होंगे जो अच्छे रहे होंगे। तो इनके जो कार्यकाल को देख के लगता है कि ही इज द वन ऑफ द नाइसेस्ट पर्सन इन ब्रिटिशर्स ना, हु केम टू इंडिया ना। अगर हम ऐसे मूल्यांकन करें कि भाई पहले लॉर्ड रिपन आए और इनका कार्यकाल जो रहा 1880 से लेके 1884 तक रहा। ठीक है, तो आए, इनको फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने बोल दिया कि भाई भारत के उद्धारक हैं, ये भारत का कल्याण कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है भाई फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने बोल दिया हो किसी उसमें, है ना, उनके साथ कुछ अच्छा किया हो, हम कैसे माने। ठीक है, फिर उन्होंने कुछ साइन दिए कि भाई ऐसे नहीं भारत का उद्धारक बोला गया, कुछ तो बात है। जैसे अगर हम इनके कार्यकाल को देखें तो इन्होंने सबसे पहले आके वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को ख़त्म कर दिया, यानी कि अब जो अखबारों पर प्रतिबंध था कि वो अंग्रेजी के अलावा किसी भाषा में नहीं छपेंगे, वो प्रतिबंध को ख़त्म कर दिया गया। अब अखबार पे, न्यूज़पेपर किसी भी भाषा में छप सकते थे। इसके अलावा इल्बर्ट बिल लेके आए और इल्बर्ट बिल के अंदर इन्होंने कहा कि भाई
जो भारत के लोग हैं उनको भी जज बनने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, तो इतना लिबरल, मतलब उस थॉट प्रोसेस पे कि मतलब जहाँ सिनेमा घरों के बाहर या महंगे महंगे ब्रिटिशर्स कोठियों के बाहर लिखा होता था इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, और उस समय पे ऐसी बात करना कि भारतीय अब जज बनेंगे, है ना, और वो ब्रिटिशर्स के फैसले सुनाएंगे, तो ब्रिटिशर्स बर्दाश्त करेंगे इस चीज़ को। म्यूटिनी हो गई, जिसको व्हाइट म्यूटिनी इन इंडिया कहा जाता है, श्वेत म्यूटिनी, श्वेत विद्रोह कहा जाता है, वो हो गई। तो एल्बर्ट विल एक बड़ा ही प्रोग्रेसिव कदम था। इसके अलावा 1882 में इन्होंने बनाया हंटर कमीशन, जो रिलेटेड था किससे? शिक्षा से रिलेटेड था। शिक्षा से रिलेटेड था कि भाई भारतीयों की शिक्षा पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया था। इसके साथ ही इन्होंने जो लोकल गवर्नमेंट है उसकी नींव रखी, इसलिए इनको स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है। ठीक है, स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है। और 1884 में जब ब्रिटेन ने फैसला किया कि वे भारतीय सेना को मिस्र भेजेंगे लड़ने के लिए, तो इन्होंने गुस्सा होकर इस्तीफा दे दिया। ठीक है, तो बहुत सारी अचीवमेंट है। अगर आपसे पूछे कि किस वायसराय को भारतीय सुशासन का जनक कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा लॉर्ड रिपन। किस वायसराय के काल में एल्बर्ट विल आया? लॉर्ड रिपन। हंटर कमीशन किससे रिलेटेड है? शिक्षा से रिलेटेड है। कब बना? 1882 में बना। किसके टाइम पे आया? लॉर्ड रिपन के टाइम पे आया। ठीक है, इसके अलावा एल्बर्ट विल किसके टाइम पे आया? लॉर्ड रिपन के टाइम पे आया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने खत्म किया? लॉर्ड रिपन ने खत्म किया। ठीक है, तो ये आपके लॉर्ड रिपन है, आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए लैप कर लेते हैं। सॉरी, नेक्स्ट है हमारा वाइसराय लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन कौन था? ये वाइसराय था जो वाइसराय रहा 1884 से, यानी कि लॉर्ड रिपन के जाने के बाद 1884 से 1888 तक। ठीक है, तो इसके काल में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हुई वो ही कांग्रेस की स्थापना। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसराय कौन था? ठीक है, तो तब था लॉर्ड डफरिन। तो लॉर्ड डफरिन के टाइम पे जब ये कांग्रेस बनी, तो कांग्रेस के बारे में हम पढ़ेंगे अभी पूरा डिटेल में आगे जाके, है ना। तो लॉर्ड डफरिन से पूछा गया कि भाई कांग्रेस बन गई है, अब तो ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएंगे, तो लॉर्ड डफरिन ने कहा था कि जो कांग्रेस है ना वो एक सूक्ष्मदर्शी संगठन है, छोटा सा संगठन है। किन लोगों का? स्वार्थी लोगों का, जो क्या चाहते हैं, क्या स्वार्थ है? जो पावर लेना चाहते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में एक फेवरेट कोट है, उसको भी याद रख लेंगे, है ना। इन्होंने बोला था कांग्रेस एक सूक्ष्मदर्शी संगठन है जो स्वार्थी लोगों से भरा हुआ है। ठीक है, ये काम हुआ इनके टाइम पे। और दूसरा, कांग्रेस की स्थापना के अलावा तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा गया। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध इसके काल में लड़ा गया 1884 के लास्ट में। और क्या रिजल्ट हुआ उस तृतीय आंग्ल बर्मा? बर्मा किसको बोलते हैं? म्यांमार को बर्मा बोलते हैं, याद रखेंगे इसको। ठीक है, जो बर्मा है, म्यांमार, जो मॉडर्न डे म्यांमार है उसी को बर्मा कहा जाता है। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा गया, जिसमें क्या हुआ? अंग्रेज की विजय हुई, यानी कि भारतीय सेना की विजय हुई, और बर्मा को किसमें मिला लिया गया? भारत में मिला लिया गया। बर्मा वॉज द पार्ट ऑफ भारत फ्रॉम 1884,
है ना, इसको 1937 में दोबारा से अलग करके अलग अलग कर दिया गया ना, अलग कर दिया गया। 1884 में मिलाया, 1937 में इसको अलग कर दिया। ठीक है, इसके अलावा इंटरनेशनली मुद्दों को बहुत डफरिन ने बहुत ज़्यादा डील किया। ठीक है, इसी के टाइम पे जो डूरंड लाइन थी, इसी के टाइम पे बनी थी। सर डूरंड को भेजा, सर डूरंड को भेजा कहाँ? भारत और अफगानिस्तान की, भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा बनाने। ठीक है, और जो इसके टाइम पे और एक जो चीज हुई थी वो हुई थी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय बनाया गया था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय विद्यालय कब बनाया गया था? 1887 में। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय को क्या कहा जाता है? पूर्व का ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड कहाँ है? ब्रिटेन में है। बिल्कुल, अगर आप इलाहाबाद जाओगे ना तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो फ्रंट है ना, फ्रंट बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बिल्कुल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरह बनाया गया है। ठीक है, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय बना। तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके कालखंड भले ही छोटा सा ही रहा है इनका, ठीक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट काम हुए। ठीक है, तो लॉर्ड डफरिन के बारे में 1884 से 1888 तक ये वायसराय रहे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट काम इनके टाइम पे क्या हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में ना। जब उसकी स्थापना हुई, उनसे इन्होंने कांग्रेस को डिस्क्राइब करते हुए कहा था कि कुछ नहीं है, छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, सेल्फिश लोगों ने बनाया, स्वार्थी लोगों ने, जो पावर पे कब्जा करना चाहते हैं। ठीक है, इसके अलावा तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा गया 1884 में। फाइनली जो था एक फाइनल बैटल था अंग्रेजों और बर्मा के बीच में, और अंग्रेजों की इसमें फाइनली विजय हुई और बर्मा को जीतकर इंडिया में मिला दिया गया। बाद में 1937 में जब ब्रिटेन कमज़ोर हो गया ना, सुपर पावर नहीं रहा वो, तो इन्होंने धीरे धीरे खर्च के डर से बर्मा को एक अलग राष्ट्र में बना दिया। ठीक है, इसके अलावा डूरंड, सर डूरंड को अफगानिस्तान भेजा, भारत अफगानिस्तान की सीमा को बनाने के लिए। आपको पता होगा, जीके का क्वेश्चन है कि डूरंड लाइन कहाँ किस किस के बीच में है, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड लाइन है। अब करंटली कहाँ है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। ठीक है, इसके अलावा इलाहाबाद विश्वविद्यालय, पूर्व का एक्सपोर्ट जिसको कहा जाता है, उसकी स्थापना की गई 1887 में। तो ईस्ट का एक्सपोर्ट किसे कहा जाता है? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को। किसके टाइम पे बना था? डफरिन के टाइम पे बना था। ठीक है, तो ये हो गया आपका लॉर्ड डफरिन। इसको भी नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए, इसके अलावा आता है हमारा लॉर्ड कर्जन। और ये रहा 1899 से 1905 के बीच में। ठीक है, और बहुत वाइडली डिस्कस किया जाता है ना, कि काम कुछ ऐसे किए थे, आयोग बहुत बनाए थे, रिफॉर्म करने का बहुत प्रयास किया, नॉट फॉर भारत इंडिया के लिए नहीं, अपने ब्रिटेन साम्राज्य के लिए बनाए रखने के लिए। तो बहुत सारी रिफॉर्म करने की कोशिश इन्होंने की थी। इसीलिए इनके कार्यकाल को कहा जाता है, इंग्लिश में है ना, कमीशन ओमिशन और मिशन का कार्यकाल। ठीक है,
कमीशन बहुत बनाए गए, आयोग बहुत बनाए गए थे, मैनफ्रेक आयोग, फ्रेजर आयोग, रैले आयोग, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट आयोग इनके टाइम पे बनाए गए। इसके अलावा ओमिशन, बहुत सारी चीज़ों को रिपील कर दिया गया, बहुत सारी चीज़ों को बांट दिया गया। मिशन, बहुत सारे मिशन किए गए, जैसे तिब्बत भेजा गया है ना, एक मिशन को दलाई लामा को धमकाने के लिए कि भाई रूस से नज़दीकी मत बढ़ाओ, हमारे साथ ही रहना है आपने, ठीक है। और लॉर्ड कर्जन को एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन बहुत स्टडी किया जाता है इंडिया में, है ना। एक यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि जो लॉर्ड कर्जन की विदेश नीति है और नेहरू की विदेश नीति है, इन दोनों में क्या क्या समानताएं देखने को हमें मिलती हैं, ठीक है। तो बहुत वाइडली एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्कस किया जाता है, बट एज ए पर्सन ये बड़ा क्रूर पर्सन था, ठीक है। इसने मतलब भारतीयों की आवाज़ को दबाने के लिए जो प्रयास ये कर सकता था इस पर्सन ने किए, ठीक है। और इन्होंने क्या करा कि सबसे पहला आके कार्यालय गोपनीयता अधिनियम लेके आया। ये गोपनीयता अधिनियम लेके आया, और इस कार्यालय गोपनीयता अधिनियम ये कहता था कि भाई कुछ कोई वो नहीं पड़ता है ना, कोई डेमोक्रेसी वगैरह नहीं, कोई राइट वगैरह नहीं है। जो कार्यालय की जो गोपनीयता है वो बनाए रखी जाएगी, किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, सॉरी, कोई इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं दी जाएगी। इसके अलावा इसने बनाया 1902 में एक फ्रेजर आयोग। इन आयोग को हमेशा याद रखना है आपको, फ्रेजर आयोग, फ्रेजर आयोग क्यों बनाया ये फ्रेजर आयोग? पुलिस सुधार के लिए, ठीक है ना। पुलिस जो भारत की पुलिस व्यवस्था प्रणाली थी उसको दुरुस्त करने के लिए एक पुलिस सुधार आयोग इसने बनाया जिसका नाम था फ्रेजर आयोग, ठीक है। इसके अलावा शैक्षणिक सुधार के लिए, शिक्षा सुधार के लिए क्या बनाया इसने? रैले आयोग बनाया, ठीक है। इसके अलावा सिंचाई सुधार के लिए, सिंचाई सुधार के लिए मैनफ्रिक आयोग बनाया, मैनफ्रिक। सिंचाई सुधार के लिए एक मैनफ्रिक आयोग बनाया कि भाई भारत में, आप देखो पहले तो इतनी कैनाल वगैरह हुआ नहीं करती थी, मानसून पे ही डिपेंडेंट थी खेती बेसिकली हमारी, है ना। तो सिंचाई की बहुत सारे पार्ट में, खास करके साउथ में, है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी। तो उसी सिंचाई व्यवस्था में सुधार के लिए एक मैनफ्रिक आयोग बनाया। इसके अलावा एक रेलवे आयोग बनाया, किसके उसमें? रॉबर्टसन के नेतृत्व में। देख रहे हैं ना कितने कमीशन, कमीशन पे कमीशन बनाया गया है, ठीक है। और सर्वाधिक रेलवे लाइन बिछाने का जो रिकॉर्ड है ना, इसी के नाम है, सर्वाधिक रेल लाइन बिछाने का रिकॉर्ड इसी के नाम है, रिकॉर्ड इसी के नाम पे है भाई, ठीक है। इसके अलावा इसने क्या करा, जो ब्रिटेन की मुद्रा थी, ब्रिटेन की जो मुद्रा थी पौंड, उसको भारत में ग्राह्य बना दिया कि भाई भारत में भी अब जो पौंड है वो चल सकता है। इसके अलावा इधर आ जाते हैं, इन्होंने बनाया जो 1904 में यंग हस्बैंड, एक मिलिट्री कमांडर था, यंग हस्बैंड मिलिट्री कमांडर था, इसके नेतृत्व में एक सेना भेजी, कहाँ? तिब्बत। क्यों भेजी तिब्बत? तिब्बत इसलिए भेजा कि भाई जो तिब्बत के दलाई लामा थे उस टाइम के, वो रूस के इफेक्ट में आ रहे थे, बहुत ज़्यादा रूस के प्रभाव में आ रहे थे, रूस की बातों में चल रहे थे। तो समझाने के लिए बोला कि भाई या तो रूस से दूर हो जाओ, अदरवाइज हम करेंगे आप पे अटैक, ठीक है। तो यंग हस्बैंड के टाइम पे इनको, कर्जन के टाइम पे यंग हस्बैंड को भेजा गया। इसके अलावा भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना इन्हीं के टाइम पे हुई थी,
आप अचीवमेंट देखो इनकी, है ना, बहुत ज़्यादा अचीवमेंट, काफ़ी सारी जो अचीवमेंट है वो इनके नाम पे है। भारतीय आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो आप देखते हैं ना, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना इन्हीं के समय पे हुई थी। ठीक है, जॉन मार्शल को अध्यक्ष बनाया गया। आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे ऑफ इंडिया आज देखते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI की स्थापना हुई, जॉन मार्शल प्रथम अध्यक्ष बने इसके। ठीक है, इन्हीं के टाइम पे जो ये भारतीय पुरातत्व विभाग क्या करता है, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, इस सब की खोज किसने की, भारतीय पुरातत्व विभाग ने तो की थी। लाल किला हो गया, आगरे का ताजमहल हो गया, है ना, फतेहपुर सीकरी हो गई, इनका रखरखाव कौन करता है, ये भारतीय पुरातत्व विभाग ही तो करता है। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो जिसके लिए मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है इसको, इसने किया 1905 में बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन कर दिया भाई। इसको लगता था, ये डर गया था, बंगाल में क्या था कि जो राष्ट्रवादी मूवमेंट थी ना वो अपने चरम पे चल रही थी, और इसको लगता था कि भाई कभी भी यहाँ पे जो है एक बड़ा सा मूवमेंट खड़ा हो सकता है। तो उन्होंने कहा बड़ा सा मूवमेंट खड़ा होने से मेरे लिए क्या करना होगा, उन्होंने कहा बंगाल को बांट दो 2 टुकड़ों में, ईस्ट बंगाल वाले, वेस्ट बंगाल वाले। तो इनमें एक थोड़ा जियोग्राफिकल डिफरेंस आ जाएगा कि भाई हम तो ईस्ट बंगाल वाले हैं, हम तो वेस्ट बंगाल वाले हैं। तो इसी मंतव्य को लेकर 1905 में बंगाल का इसने विभाजन कर दिया, जिसके विरोध में क्या स्टार्ट हो गया था, स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हो गया था। स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हो गया था। स्वदेशी आंदोलन इसी टाइम में स्टार्ट हो गया था। ठीक है, और कांग्रेस के बारे में ये बोलते थे भाई कांग्रेस जो है अब मरणासन स्थिति में है। ठीक है, और मेरी इच्छा है कि मैं उसकी इस अंतिम यात्रा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दूं, यानी कि कांग्रेस अब मरने वाली है, खत्म होने वाली है, और मेरी इच्छा है कि मैं ही कांग्रेस को यहाँ से ख़त्म करके जाऊँ। मैं जब इंडिया से जाऊँ तो कांग्रेस जो है ख़त्म हो जाए। ठीक है, और इसकी क्रूरता को देखते हुए, इसके निष्ठुरपन को देखते हुए बाल गंगाधर तिलक ने इसको क्या कहा था, आधुनिक भारत का औरंगजेब। आधुनिक भारत का औरंगजेब किसने कहा था, तिलक ने कहा था, गोखले ने कहा था, सॉरी ना, गोखले ने इनको कहा था आधुनिक भारत का औरंगजेब। ठीक है, तो देख रहे हैं लॉर्ड कर्जन, बहुत सारे अचीवमेंट। ठीक है, इन अचीवमेंट को एक एक करके हम दोबारा से समझने का प्रयास करते हैं। जो लॉर्ड कर्जन है वो 1899 में भारत आया और 1905 तक भारत का वाइसरॉय रहा। बहुत सारे कमीशंस बने इसके टाइम पे, बहुत सारे ओमिशंस हुए, कुछ लॉ हटाए गए, कुछ एरियाज को डिवाइड किया गया, ओमिशंस हुए। इसके टाइम पे बहुत सारे मिशन हुए, है ना, किसी को अफगानिस्तान भेजा गया और किसी को तिब्बत भेजा गया। तो इसी वजह से इसके कार्यकाल को बोला जाता है कमीशन, ओमिशन और मिशन का कार्यकाल। ठीक है, सबसे पहले आते ही इसने क्या करा कि जो ब्रिटिश ऑफिसेस थे ना उनको रिजर्व करने का प्रयास किया, है ना, कि भाई कोई जानकारी जो है कार्यालय की बाहर नहीं जाएगी, ऑफिस की। ठीक है, कोई राइट वाइट नहीं है, तुम कॉलोनी हो। ठीक है, अगर कोई जानकारी लेने का प्रयास करता है सजा दे दी जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे आयोग, इस सब आयोग को हमें याद रखना है। 1902 में फ्रेजर आयोग बना पुलिस सुधार के लिए। ठीक है, फ्रेजर आयोग पुलिस सुधार के लिए। शिक्षा सुधार के लिए बनाया गया रेले आयोग। ठीक है, सिंचाई सुधार के लिए बनाया गया मैनफ्रिक आयोग। रेलवे सुधार के लिए बनाया गया रॉबर्टसन आयोग। और सर्वाधिक रेल लाइन क्या बिछाने का जो रिकॉर्ड है इसी के टाइम पे बना। इसी के टाइम पे भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। ठीक है, जो आज लाल किले, फतेहपुर सीकरी का जो है रखरखाव करता है। इसके अलावा जो पुराने साक्ष्य उनको जुटाने का प्रयास करता है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण काम इसके टाइम पे ये हुआ कि भाई इसने प्रयास किया कि भाई जो बंगाल है उसको विभाजित कर दो, क्योंकि बंगाल में एक नेशनल मूवमेंट खड़ा हो रहा था। बंगाल ही केंद्र बन गया था, पावर हाउस बन गया था। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि अगर बंगाल को डिवाइड कर देते तो ये मूवमेंट थोड़ी खत्म हो जाएगी। तो 1905 को डिसीजन लिया गया कर्जन के द्वारा कि भाई हम खत्म कर रहे हैं बंगाल की एक यूनिक एंटिटी और हम बना रहे हैं एक ईस्ट बंगाल और एक
वेस्ट बंगाल। ठीक है, 1904 में जब तिब्बत में दलाई लामा जो रसिया के बहुत करीब आ रहे थे, तो एक मिलिट्री टुकड़ी भेजी गई यंग हस्बैंड के नेतृत्व में तिब्बत, और समझाने के लिए दलाई लामा को कि भाई आपको रसिया के साथ नहीं रहना है, या आप न्यूट्रल रहो या हमारे साथ रहो, वरना हम अटैक करके तिब्बत को भी ग्रैब कर लेंगे। ठीक है, इसकी क्रूरता को देखते ही गोखले ने इसको बोला था आधुनिक भारत का औरंगजेब। ठीक है, और कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस से बहुत ज़्यादा नफरत करता था। कांग्रेस के बारे में इनका कहना था कि भाई मेरी अंतिम इच्छा है। ठीक है, एक बार लिख लेते हैं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको इसका। कांग्रेस के बारे में इनका कहना था कि कांग्रेस मरणासन स्थिति में है, यानी कि मरने वाली है, और मेरी इच्छा है कि मैं उसकी मृत्यु में अपना योगदान दे सकूं। ठीक है, कांग्रेस से बहुत डरा हुआ था ये। ठीक है, कि विजनरी पर्सन था, है ना, विजनरी इन द सेंस ऑफ कॉलोनी रूल के, कि भाई कॉलोनी के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसने सारे प्रयास किए। ठीक है, केवल अपनी कॉलोनी को सेफ रखने के लिए। तो पता था उसको कांग्रेस जो है उसकी जो ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन है उसके लिए खतरा है, इसके लिए बोला था कि कांग्रेस मरणासन स्थिति में है और मेरी इच्छा है कि मैं उसकी मृत्यु में अपना योगदान दे सकूं। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए, नेक्स्ट वाइसराय है हमारा लॉर्ड मिंटो। कब से कब तक रहा ये? 1906 से 1910 के बीच में वाइसराय रहा ये। ठीक है, तो इसने बाकी अपने तरफ से कुछ नहीं किया, केवल एक मेजर डेवलपमेंट हुई जो इसके टेन्योर में हुई थी। बाकी इसके टाइम पे घटनाएं बहुत सारी हुई। लाइक पहली घटना इसके टाइम पे जो घटी टेन्योर में, वो थी 1907 की सूरत फूट। सूरत फूट क्या थी कि कांग्रेस का विभाजन हो गया। कांग्रेस का विभाजन हो गया भाई, कांग्रेस का विभाजन हो गया। किसमें? गरम दल और नरम दल में। ठीक है, गरम दल वाले अलग हो गए और नरम दल वाले अलग हो गए। और इसी के टाइम पे क्या हुआ, 1908 में एक मुजफ्फरनगर का जज था, मुजफ्फरपुर के एक जज थे किंग्सफोर्ड। इनके काफिले पर हमला किया गया, इनकी गाड़ी पर हमला किया गया। किसके द्वारा? खुदीराम बोस के द्वारा। खुदीराम बोस के द्वारा। ठीक, हाँ, बाद में ये मतलब खुदीराम बोस को इसी क्राइम के लिए फांसी दे दी गई, और वो सबसे कम उम्र में फांसी चढ़ने वाले भारत के पहले क्रांतिकारी बने। ठीक है, इसके अलावा 1909 का भारत शासन अधिनियम लाया गया, जिसको बोला गया मार्ले मिंटो
सुधार, मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार क्या, मार्ले क्या था ये? मार्ले तो उस समय था भारत का सचिव, बताया था ना 1856 में 59 में जब क्राउन ने अपने हाथ में ले ली गई पावर, तो जो गवर्नर जनरल था वो वाइसराय बन गया, उसके अलावा एक भारत का सचिव हो गया। ठीक है, तो भारत का सचिव था मार्ले और मिंटो कौन था? वाइसराय। ठीक है, इसीलिए इनको बोला गया कंबाइन रूप से मार्ले मिंटो सुधार। और मार्ले मिंटो सुधार के थ्रू क्या लाया गया? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली लाई गई। ठीक है, विशेष सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। ठीक है, इसके अलावा बंगाल जो स्वदेशी मूवमेंट था, स्वदेशी आंदोलन वो भी इनके टाइम में बहुत जोरों से चल रहा था। तो ये मार्ले मिंटो का कहना था। तो मार्ले मिंटो के बारे में 1906 से 1910 तक भारत का वाइसराय रहा ये पर्सन। ठीक है, और लॉर्ड कर्जन जो बंगाल विभाजन के करके गए थे, उसके विरोध में जो स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, उस स्वदेशी आंदोलन को किसने झेला? मिंटो ने झेला। कर्जन तो बंगाल विभाजन करके चला गया। ठीक है, उसको झेला किसने? मिंटो ने। इसके अलावा 1907 में सूरत की फूट हुई। सूरत में एक अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, जहां कांग्रेस विभाजित हो गई गर्म दल को लेकर, गर्म दल में और नरम दल में। यानी कि नरम दल वाले कहते थे कि भाई ऐसे ही अधिवेशन करते रहते हैं, हर साल मिलते रहेंगे और सत्याग्रह वगैरह करते रहेंगे और अंग्रेज हमें आज़ादी दे देंगे। ठीक है, और गर्म दल वाले कहते थे कि भाई यार ये लोग जो निर्दोष लोगों पे गोलियां चलाने से नहीं चूकते, ठीक है, हमें अखबार छापने नहीं देते, हमारे घरों में बिना वारंट के जांच पड़ताल करने लगते हैं, तलाशी लेने लगते हैं, ये लोग आपको लगता है सत्याग्रह से आज़ादी देंगे? नहीं, ये सत्याग्रह से आज़ादी नहीं देंगे, इनके साथ लड़ना होगा। ठीक है, और डायरेक्टली लड़ना होगा, जिस वे में ये लड़ेंगे उस वे में रिएक्ट करना पड़ेगा। तो ये कहता था गर्म दल। तो गर्म दल और नरम दल के बीच नहीं बनी और कांग्रेस का विभाजन हो गया, जिसको सूरत फूट कहा जाता है, तो 1907 में। इसके अलावा 1908 में जो मुजफ्फरपुर में एक जज हैं किंग्सफोर्ड, ठीक है, उनके काफिले पे बम फेंका गया। हालांकि वो तो बच गए, उनकी बीवी की डेथ हो गई। तो ये बम जिसने फेंका था उनका नाम था खुदीराम बोस, है ना। बाद में इनको पकड़ लिया गया और इनको फांसी दे दी गई, और ये बने थे सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले पहले क्रांतिकारी। इसके अलावा 1909 का भारत शासन अधिनियम, 1909 का भारत शासन अधिनियम इन्हीं के टाइम पे लाया गया था, जिसमें जिसको कहा जाता है मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार इसलिए कहा जाता है कि भाई एक तो मार्ले जो था वो भारत का सचिव था जो ब्रिटेन में रहता था, है ना। जो पढ़ा मैंने आपको बताया भी था कि भाई 1858 में जब क्राउन के हाथ में पावर आ गई तो उन्होंने जो गवर्नर जनरल का पद किसका कर दिया? वाइसराय कर दिया। गवर्नर जनरल को वाइसराय कहा जाने लगा। एंड भारत का शासन देखने के लिए, अब क्राउन तो महाराजा या महारानी तो देखेंगे नहीं सीधे भारत में क्या चल रहा है, या ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर देखेगा नहीं, तो एक पर्सन बना दिया गया कि भाई आप देखो, भारत के वाइसराय से रिपोर्ट लो और देखो कि भारत में चल क्या रहा है, और उसकी रिपोर्ट हमें और राजा को दो। ठीक है, तो उस पर्सन को क्या गया? भारत सचिव। तो उस समय भारत सचिव जो था मार्ले था, और वाइसराय कौन था? मिंटो था। ठीक है, और मार्ले मिंटो, इसी वजह से इस सुधार को कहा गया मार्ले मिंटो सुधार। और मार्ले मिंटो रिफॉर्म में क्या करा गया कि एक विशेष समुदाय मुस्लिम समाज के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली लाई गई। जैसे अभी अमूमन निर्वाचन में क्या होता है कि भाई एक एरिया में एक पर्सन इलेक्शन, कुछ पर्सन इलेक्शन लड़ रहे होते हैं, ठीक है, और सारे पर्सन अपने पसंदीदा जो है उसको वोट देते, पसंदीदा उम्मीदवार को वोट देते हैं। लेकिन सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में ऐसा नहीं होता था। ठीक है, धर्म के बेस पे खड़े होंगे कैंडिडेट। हिंदू वोटर हिंदू को वोट करेगा, मुस्लिम वोटर मुस्लिम को वोट करेगा, सिख वोटर सिख को वोट करेगा। ठीक है, तो ऐसी मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली लाई गई, जिसमें क्या था? मुसलमान को वोट कौन करेगा? अगर मुसलमान उम्मीदवार है तो उसको जो है मुसलमान ही वोट करेगा। तो इस तरह से जो भारत की यूनिटी थी उसको तोड़ने का प्रयास किया गया। इसके बारे में मतलब मॉर्ले ने कहा था कि हमने भारत में
जहर के बीज बो दिए हैं और जल्द ही यह बीज भारत ब्रिटेन के साम्राज्य के लिए फल लेके आएंगे। यानी कि जहर के बीज बो रहे हैं लेकिन फल लेके आएंगे किसके लिए? ब्रिटेन के लिए। इस एक्ट को बनाते समय ये कहा गया था। ठीक है, तो ये सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी। बाद में जब आज़ादी के बाद आए तो ये अनवरत चलती रही 1947 तक, जब बाद में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था। तो अगर हमने सबसे पहले किसी चीज़ को छोड़ा, इसको छोड़ा कि नहीं, मुसलमान को वोट नहीं करेगा। ठीक है, अगर मुसलमान प्रत्याशी खड़ा है सब उसे वोट करेंगे, हिंदू प्रत्याशी खड़ा है उसको वो हिंदू भी वोट देगा, मुस्लिम भी वोट देगा, सिख भी वोट देगा, ईसाई भी वोट देगा। धर्म के नाम पे कोई वोटिंग नहीं होगी कि भाई ये क्या बात होती है। फिर अगर मान लो किसी एरिया में अगर हिंदू खड़ा है और उसको सारे हिंदुओं ने वोट दे दिया, मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? ऐसे ही अगर मुसलमान खड़ा है और उस एरिया के मुस्लिमों ने से वोट दे के बना दिया, हिंदुओं का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? प्रतिनिधित्व तो सबका होना चाहिए ना। ठीक है, तो सबसे पहले इस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को छोड़ा गया। ठीक है, तो ये थे हमारे लॉर्ड मिंटो। ठीक है, तो आज हम लॉर्ड मिंटो तक ही रहेंगे। एक सेशन और गवर्नर जनरल वाइसराय का, और आपका गवर्नर जनरल वाइसराय पूरी तरह फिनिश अभी आपका रह गया है। चेम्सफोर्ड रह गया है, देन आपका बेवल रह गया है, माउंटबेटन रह गया है ना। 3-4 वाइसराय रह गए, ये हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, और कोविड आ रहा है। ठीक है, कोविड के काफ़ी केसेस जो हैं सामने आ रहे हैं, तो जो पब्लिक प्लेस है वहाँ थोड़ा बच के जाएँ, मास्क पहन के रखें, है ना। स्पेशली दिल्ली और जो बड़े बड़े शहरों में रहने वाले लोग हैं। ठीक है, और अपनी सेहत का ख्याल रखें। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।